एक गोलीकांड ने 14 अप्रैल को पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की खबर ने महाराष्ट्र का सिस्टम हिला के रख दिया था। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि सलमान खान को आखिर कौन टारगेट कर रहा है। तो इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट एबीपी न्यूज इस वक्त आपको दे रहा है। इसी गोलीकांड पर देर रात बहुत बड़ी खबर आई। मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स गिरफ्तार हो गए। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से धर दबोचा। सलमान के घर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई थी और गोलीबारी के बाद ये दोनों शूटर्स वहां से फरार हो गए थे। गुजरात के भुज से क्राइम ब्रांच ने इन्हें धर दबोचा है। ये बहुत बड़ी अपडेट। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने से हड़कंप मच गया था। और आपको कुछ और अपडेट्स दे दें। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल तड़के करीब 5 बजे 2 बाइक सवारों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। अंधेरे का फायदा उठाकर ये हमलावर वहां से फरार हो गए थे। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की थी और सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। कई टीमें गठित की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार सक्रिय थी हमलावरों को जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। और अब बड़ी खबर यह है कि सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों के नाम का भी पता चल गया है। एक आरोपी का नाम विक्की गुप्ता है, दूसरे आरोपी का नाम सागर पाल है। दोनों आरोपी मुंबई से भागकर गुजरात के भुज पहुंच गए थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। मुंबई की क्राइम ब्रांच इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बिहार में चंपारण के रहने वाले हैं ये दोनों आरोपी। एक और बड़ी अपडेट, विक्की गुप्ता और समरपाल दोनों के नाम और बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। सागरपाल, विक्की गुप्ता और सागरपाल। हमारे सहयोगी सूरज ओझा जिनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं इस गिरफ्तारी से जुड़ी हुई और इन दोनों ही शूटर से पूछताछ से जुड़ी हुई, लाइव कनेक्ट है। सूरज, जो कुछ इस पूछताछ में सामने आया है, गिरफ्तारी की जो डिटेल्स आपके पास हैं साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मुंबई पुलिस ने राहत की सांस ली है क्योंकि बड़ा ही प्रेशर था इस पूरे मामले के बाद से और 15 से ज़्यादा टीमें बनाई गई थी। बिहार, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, तमाम राज्यों में अलग अलग टीमों को डिस्पैच किया गया था ताकि आरोपियों की तलाश की जा सके। देखिए जो आरोपी मिले हैं ये तो साफ हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से ही ये बिलोंग करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को ही ये फॉलो करते हैं और उसी के चलते सलमान खान को एक मैसेज देने के लिए आरोपियों ने गोली चलाई थी। 4 राउंड फायर हुआ था, 1 राउंड फायर नहीं हो सका तो लाइव बुलेट इनको मिली थी, जिसके बाद आरोपी यहां से फरार हो गए थे। देखिए पूछताछ में ये बात सामने आई है कि फरवरी के महीने में आरोपी मुंबई आए थे। मुंबई सेंट्रल में होटल में रूम बुक किया था, जिसके बाद वहां से बांद्रा आए। बांद्रा आके उन्होंने रेकी की और फिर यहां से वापस मुंबई सेंट्रल गए, चेकआउट किया और फिर पनवेल गए। पनवेल में जाने के बाद एक फ्लैट को किराए पे लिया। फ्लैट को किराए पे लेने के लिए करीबन 25 से 30 हजार रुपए दिए। उसके बाद बाइक भी खरीदी जो सेकेंड हैंड थी। बाइक के लिए 24 से 25 हजार रुपए दिए गए थे। तो पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे सलमान खान के घर की रेकी करनी है, रेकी करने के बाद कैसे वो मैसेज देना है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई देना चाहता था जेल में बैठ के, जिसने 2 बार नहीं 3 बार ऐसा अटेम्प्ट किया था लेकिन वो फेल हो चुका था। तो तमाम तरह की जानकारी फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इकट्ठा कर रही है कि आखिर इनकी गैंग कितनी बड़ी है, कितने लोग और इसमें शामिल हैं। देखिए आपको एक और बड़ी बात बता देता हूं, फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। 3 और ऐसे आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, संदिग्ध हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इन तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए। तो देखिए सलमान खान के घर के बाहर हुई कई राउंड की फायरिंग की खबर ने पूरे महाराष्ट्र का सिस्टम हिला दिया है और इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को जिन्होंने गोली चलाई थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बीती रात देर रात ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के भुज में गिरफ्तार किया है।
पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि शूटर्स ने फायरिंग से पहले रेकी की थी और इसी बीच सलमान के घर के पास फायरिंग की जिम्मेदारी वाली फेसबुक पोस्ट का आईपी एड्रेस पुर्तगाल में मिला है। सलमान के घर फायरिंग का एक और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने सलमान के घर हुई फायरिंग को लेकर महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से खुलेआम ये गुंडागर्दी शुरू है, इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है सत्ता चलाने का। ये गुंडागर्दी कोई भी कहीं भी जाकर चाहे गोलीबार करता, कुछ भी कर रहे हैं, इनमें हिम्मत नहीं है उनको रोकने की। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज 3 दिन का समय बचा है और एक दिन के बाद यानी कि 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसलिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार करने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल से प्रचार करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम की रैली होगी, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में रैली होगी और पश्चिम बंगाल के रायगंज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सुबह 10 बजे बिहार के गया, दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया, दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के बालूरघाट, शाम 4:15 पर रायगंज में जनसभा करेंगे। अमित शाह आज 10:45 पर जम्मू के पलौरा में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:15 पर कोटद्वार में सभा करेंगे। शाम 6 बजे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे रामनाथपुरम में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे तेनकाशी में रैली करेंगे। शाम 4:10 पर पेरम्बूर में रोड शो करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज दोपहर 3:25 पर कृष्णगिरी में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:30 बजे बिजनौर के नटखौर में जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे कैराना में रैली करेंगे और वहीं शाम 4:30 बजे सहारनपुर में रोड शो करेंगे। आइए अब आईपीएल की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड बन गया कल बेंगलुरु के मैच में, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने थीं तो सबसे ज्यादा रन बने और इस मैच को जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रनों से। मैच में रिकॉर्ड 539 रन बने। ये टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा है। मैच में पहले सनराइजर्स हैदराबाद में 287 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 262 रन बनाए। मैच में कुल 38 छक्के लगे। सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने 39 बॉल पर सेंचुरी लगाई। उन्होंने 41 बॉल पर 102 रन बनाए। हेनरी क्लासन ने 31 गेंद में 67 और अब्दुल समद ने 37 रन बनाए। ट्रेविस हेड आईपीएल के मौजूदा सीजन में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 35 गेंद में 83 रन बनाए। कार्तिक ने इस पारी के दौरान आईपीएल का सबसे लंबा छक्का भी लगाया। कार्तिक ने 108 मीटर का छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली ने 20 गेंद में 42 रन बनाए। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 28 गेंद में 62 रन बनाए। हाई स्कोरिंग मैच हैदराबाद ने सिर्फ 25 रन जीता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में महज 3 दिन बचे हैं। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल रिजल्ट आ चुका है। अब तक 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर इंडिया गठबंधन से कोई चुनौती मिल रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है। लिहाजा बढ़ती चुनावी तपिश के साथ देश के एक छोर से दूसरे कोने तक सियासी पारा भी चरम पर है। चुनावी वादों और दावों से वोटर को साधने की सियासत जारी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल पोल किया है। फाइनल ओपिनियन पोल के 2 दिन अब तक 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 286 सीट के रुझान बताए जा चुके हैं। आज हम 6 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें समझ लेते हैं।
286 सीट के सर्वे में एनडीए के खाते में 174 और इंडिया गठबंधन के खाते में 112 सीट जाती दिख रही हैं। बिहार में एनडीए को 2019 की तुलना में 6 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा। वहीं असम में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होने की संभावना दिख रही है। AIUDF का खाता नहीं खुल रहा। गोवा में बीजेपी कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु केरल में इंडिया की एक तरफा जीत का रुझान है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर के भी आसार हैं। लेकिन बीजेपी को 2 सीट का फायदा भी होता दिख रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीट पर जीत का भी रुझान है। आपने एबीपी न्यूज सी वोटर की फाइनल ओपिनियन पोल की मोटी मोटी बातें देख ली। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए को 53, इंडिया गठबंधन को 43 और अन्य को 4% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होती है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ये आंकड़ा कहां पहुंचता है वो देखिए। एनडीए 28, इंडिया अलायंस 01 यानी 1, अदर्स 00 यानी यहाँ पर आप देखिए एनडीए 28 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि बीजेपी 2024 में मध्य प्रदेश में 2019 का इतिहास दोहराती हुई नजर आ रही है। 2019 में मध्य प्रदेश की इकलौती छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस को मिली थी और इस बार भी 1 सीट बीजेपी के हाथ से बाहर जाती दिख रही है। फाइनल ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की सूरत भले ही बदलती नहीं दिख रही, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए को 50, इंडिया गठबंधन को 44 तो अन्य को 6% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। 11 सीटें कुल छत्तीसगढ़ में हैं। एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस 1 और अदर्स 0 यानी यहां पर आप देखेंगे तो एनडीए डबल डिजिट में और इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस वो सिर्फ 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये छत्तीसगढ़ का रुझान फाइनल ओपिनियन पोल में साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। अब बात असम की, जहां पिछली 2 बार से राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को वहां लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में से असम में एनडीए को 52, इंडिया गठबंधन को 36, AIUDF को 10 तो अन्य को 2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट सीट में तब्दील होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। AIUDF का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में। फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक असम में इस बार बीजेपी की सीट बढ़ सकती है और पिछली बार बीजेपी को 9 सीट मिली थी, यानी कि इस बार उसे 3 सीट का फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का घाटा होते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में बिहार से चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। वहां पर एनडीए को घाटा होता दिख रहा है। बिहार की कई सीटों पर मार्जिन इतना कम देखने को मिल रहा है कि महज 3% वोट इधर उधर शिफ्ट होने से नतीजे बदल सकते हैं। क्या कहते हैं बिहार के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की चुनावी फिजा इस बार बदली नजर आ रही है और बदलाव की झलक एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में देखने को मिल रही है। कई सीट ऐसी हैं जहां हर जीत का मार्जिन इतना कम है कि वो सीट अटकती हुई दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली, वो भी 54% से ज्यादा वोट शेयर के साथ। तब यूपीए में आरजेडी कांग्रेस समेत 6 दल थे, लेकिन सीट मिली सिर्फ 1 और करीब 33% वोट मिले। अब नजर डालते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे पर। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को 51, एनडीए को 40 तो वहीं अन्य को 9% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीट को लेकर ओपिनियन पोल क्या कहता है, कितना बदलाव आ सकता है, वो भी देख लेते हैं।
40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में कुछ जाता फिलहाल नहीं दिख रहा। तो ये 40 सीटों की पूरी तस्वीर इस फाइनल ओपिनियन पोल में क्लियर हो गई है कि किस तरीके से जनता, अभी ताजा सर्वे है ये, 40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को, यानी फाइनल ओपिनियन पोल से जाहिर हो रहा है कि एनडीए को 6 सीट का घाटा हो सकता है, जबकि पिछली बार 1 सीट जीतने वाले महागठबंधन को 6 सीट का फायदा हो सकता है। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। सियासी दावे अपनी जगह, लेकिन बिहार के लिए हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले फैक्ट मिले हैं। 6 सीट ऐसी हैं जहां पर 3% के वोट शेयर से हार जीत तय होने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम पर फिलहाल एनडीए को थोड़ी सी बढ़त है, यानी कि 3% वाली, जबकि अररिया सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन को थोड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। पिछले 5 साल में बिहार में कई सियासी बदलाव हुए। नीतीश कुमार ने पाला बदल आरजेडी के साथ सरकार बनाई, फिर वो एनडीए में वापस आ गए। इससे नीतीश को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, लेकिन पीएम मोदी अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। अब सवाल है कि चुनाव से पहले क्या होगा। अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो क्या ये 3% वाली एनडीए की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गिर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी कि आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम में जीत मिल सकती है। और तब ऐसी सूरत में जिस एनडीए को बिहार में 33 सीट मिलती दिख रही हैं, उसे 28 सीटों पर संतोष करना होगा और इंडिया अलायंस को 7 की जगह 12 सीट मिल सकती है। और अगर ये 3% वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए तो उससे 1 सीट का फायदा हो सकता है, यानी कि एनडीए को 34 सीट मिल सकती है। तो इंडिया गठबंधन को 6 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। अब जिन सीटों पर 3% का मार्जिन है, वहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है ये भी देख लीजिए। आरा में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को रिपीट किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद मैदान में है। गया में एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी कैंडिडेट हैं और उनके साथ आरजेडी ने कुमार सर्वजीत पासवान को उतारा है। कटिहार में जेडीयू ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को उतारा है, उनके सामने कांग्रेस के तारिक अनवर हैं। नवादा में बीजेपी ने विवेक ठाकुर को टिकट दिया है, उनके सामने आरजेडी के श्रवण कुमार कुशवाहा हैं। सासाराम में बीजेपी ने शिवेश राम को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ। फाइनल ओपिनियन पोल में बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे साफ है कि अगर मोदी मैजिक काम कर जाता है तो इस बार भी एनडीए बढ़त बनाने में कामयाब रह सकता है। लेकिन अगर लोगों में नीतीश को लेकर नाराजगी कम नहीं हुई तो एनडीए को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाने के साथ साथ वहां की 7 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन से हो रहा है। उधर हरियाणा में पिछली बार 10 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, देखिए दिल्ली और हरियाणा के फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे। दिल्ली देश की राजधानी, सियासत का सबसे बड़ा केंद्र, जहां से पूरे देश की सत्ता नियंत्रित होती है। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल क्या नतीजा लेकर आया है, नजर डालते हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 58, इंडिया गठबंधन को 35 तो अन्य को 7% वोट मिलते दिख रही हैं। अब ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी ये भी देख लेते हैं। तो 7 सीटों का ये देखिए लेखा जोखा आपके सामने आ गया और क्लीन स्वीप एनडीए इस बार भी करता दिख रहा है। 7 सीटें एनडीए को जा सकती है। यहाँ पर एक भी सीट ना तो किसी दूसरे के खाते में और ना ही इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो यहाँ विपक्ष के लिए झटका जरूर, क्योंकि 7 सीटें एनडीए को जाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। दिल्ली में 2019 में भी एनडीए यानी कि बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों में गठबंधन है और कांग्रेस 3 तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने पिछली बार के अपने 6 सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। नॉर्थ ईस्ट सीट से सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया गया, जिन्हें कांग्रेस के कन्हैया कुमार टक्कर दे रही हैं। चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है
उनका मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से होगा। नॉर्थ वेस्ट सीट पर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस के उदित राज के बीच मुकाबला है। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी ने कमलजीत कौर को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला आप के महाबल मिश्रा से है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज तो आप ने सोमनाथ भारती को उतारा है। ईस्ट दिल्ली में बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आपके कुलदीप कुमार से है। साउथ दिल्ली में बीजेपी के रामबीर सिंह भितूड़ी के सामने आपके सहीराम पहलवान मैदान में उतरे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल में दिल्ली की चांदनी चौक सीट में मुकाबला कांटे का है, जबकि बाकी की 6 सीटें बीजेपी आसानी से जीतती दिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान में निश्चित रूप से हैट्रिक लगाकर राजस्थान की जनता 25 की 25 सीटों पर मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है। अब देख लेते हैं कि हरियाणा का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है। हरियाणा में एनडीए को 53, इंडिया गठबंधन को 38, आईएनएलडी को 2 तो अन्य को 7% वोट मिलते दिख रहे हैं। अब ये वोट सीट में तब्दील होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी ये भी देख लेते हैं। तो एनडीए यहाँ पर 9 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और आईएनएलडी का खाता नहीं खुल पा रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो वो भी 0-0 पर। ये हरियाणा का मिजाज इस वक्त आप देख रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में साफ है कि हरियाणा की 10 में से 9 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में हुए नजर आ रही है। अगर इसकी तुलना 2019 से करें तो बीजेपी 10 में से 10 सीट जीती थी और वोट शेयर रहा था 58.2%। लेकिन इस बार 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और 2 सीट पर कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाद हरियाणा हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां पर बीजेपी को भारी बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है।